हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आईएमसी के 2023-24 के प्रोस्पेक्टस की जानकारी लेंगे कि उसमें क्या सब कुछ दिया गया है। लास्ट ईयर 23 पेजेस का प्रोस्पेक्टस था, इस साल 45 पेजेस का है। ऐसा क्या हुआ है जिससे ये इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस हो गया है। और इस साल इसमें छोटी छोटी बातों को भी, जैसे कि हॉस्टल की भी पूरी जानकारी है, लाइब्रेरी के बारे में भी जानकारी है। जो पॉइंट्स पहले नहीं दिए कर होते थे प्रोस्पेक्टस में, इस साल आपको जो है पूरा क्लियर करके बताया कि आईएमसी में क्या क्या सब चीज़ें फैसिलिटीज़ में हैं। और एडमिशन के टाइम पे इस साल कुछ एफिडेविट्स भी ऐड किए हैं, जैसे कि एंटी रैगिंग का एफिडेविट है जो पहले आईएमसी में नहीं देना होता था, यूं ही काम कल जो है चल जाता था, लेकिन इस बार से वो सब एफिडेविट्स भी जो है, कोड ऑफ कंडक्ट भी जो है इस साल से साइन करके देना होगा। इससे पहले बस आईएमसी की वेबसाइट पे कोड ऑफ कंडक्ट होता था, कहा जाता था कि ये सबको पढ़ना है, किसी को भी साइन करके नहीं देना होता था, लेकिन इस साल से देना होगा। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जितना भी बोलूँगा आपके काम के लिए बोलूँगा, ठीक है। आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है सीट्स, कि आईएमसी में क्या इस साल सीट्स बढ़ी हैं। तो लास्ट ईयर काफ़ी सारी सीट्स बढ़ी थी आईएमसी में, इस साल एक भी सीट नहीं बढ़ी है, ठीक है। ओडिया, मराठी, मलयालम, उर्दू, इन चार ये जो रीजनल लैंग्वेजेस के जो कोर्सेज हैं, इनमें 79 सीट्स हैं टोटल ये मिला के, ठीक है। तो ये जो सीट्स हैं ये अलग हैं, इनका एडमिशन प्रोसेस भी अलग है। बाकी जो मेन कोर्सेज हैं, इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म, टीवी जर्नलिज्म, एडवर्टाइजमेंट, पीआर, डिजिटल मीडिया, इनके अंदर जो टोटल सीट्स हैं 406 सीट्स हैं। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, प्लीज़ आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिंक आपको मिल जाएगा। किस कोर्स का रीजनल कैंपस भी है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आरटीवी और एडवर्टाइजमेंट पीआर, ये दो कोर्सेज ऐसे हैं आईएमसी के जो कि केवल दिल्ली कैंपस में हैं, जिसमें ये सीटें हैं। आरटीवी में 51 सीट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट पीआर में 77 सीट्स हैं, ठीक है। इनका कैटेगरी वाइज एलोकेशन भी अगर आपको देखना है तो उस वीडियो में मैंने बताया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें बन के आती है, ठीक है। और जैसे इंग्लिश जर्नलिज्म है तो ये आईएमसी के हर कैंपस में है। आईएमसी का एकमात्र ऐसा कोर्स जो कि हर कैंपस में है, टोटल 6 कैंपसेस में है, टोटल 6 कैंपस हो जाते हैं दिल्ली इंक्लूडिंग दिल्ली कैंपस, ठीक है। दिल्ली कैंपस को मिला के टोटल 6 कैंपस आईएमसी के हो जाते हैं। दिल्ली, ढेंकानाल, आइजोल, अमरावती, कोट्टायम, जम्मू, ये टोटल 6 कैंपस है। और सभी कैंपस के अंदर इंग्लिश जर्नलिज्म तो कम से कम है ही है। हिंदी जर्नलिज्म 3 जगह पे है, डिजिटल मीडिया भी 3 जगह पे है, ऐसे करके एलोकेशन है, यू कैन सी एंड रीड, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है सीट्स, जिसमें इस साल कोई इंक्रीमेंट नहीं है। फीस में भी कोई इंक्रीमेंट इस साल नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जितनी फीस लास्ट ईयर थी उतनी की उतनी फीस इस साल भी है, फीस में चेंज नहीं हुआ है, सीट्स भी नहीं बढ़ी है। पिछली साल काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, इस साल कोई चेंज नहीं है। ना तो एडमिशन की प्रोसेस में COQP 17 जो इस साल पेपर कोड है, लास्ट ईयर पेपर कोड का नाम बस अलग था, वही एग्ज़ाम देना है और वही काउंसलिंग की प्रोसेस फॉलो होगी, ठीक है। और सेम क्राइटेरिया जो है एडमिशन का जो लास्ट ईयर था वो इसी साल रखा जा रहा है, कुछ भी चेंज लास्ट ईयर के मुकाबले नहीं है। प्रोस्पेक्टस में जब आप स्टार्ट करते हैं तो आईएमसी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं। और प्रोस्पेक्टस में आगे चलते चलते जो है आपको हर एक कोर्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इन सभी कोर्सेज का एकेडमिक सिलेबस भी जो है आईएमसी की वेबसाइट पे मौजूद है, जिसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। ये प्रोस्पेक्टस और आईएमसी के हर कोर्स का एकेडमिक सिलेबस लेटेस्ट वाला जो है आपको मीडिया एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। और हर एक कोर्स के बारे में आप ज़रूर पहले अच्छे से जानकारी ले लें, ठीक है, कि इस कोर्स में क्या होता है। इसके रिगार्डिंग यूट्यूब वीडियोस भी हैं मेरे, वो भी फॉलो कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर आपको वो सब चीज़ें भी देखने को मिलेगी। और जो लोग COQP 17 का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको तो पता ही होगा, और नहीं दिया तो अगले साल देना अब, ठीक है। यही जो NTA वाली प्रोसेस है COQP 17, उसके बेसिस पर 5 कोर्सेज में सिलेक्शन हो रहा है, जो अभी हमने देखा।
रीजनल लैंग्वेजेस वाले कोर्स का अलग है, बाकी जो ईजे, एसजे, आरटी, बीएडीपी और डीएम है उनका सिलेक्शन एनटीए के माध्यम से हो रहा है, पीजी सीयूईटी के माध्यम से हो रहा है, सीयूक्यूपी 17 पेपर कोड के माध्यम से हो रहा है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी कहा गया कि ज़्यादा आप जानकारी के लिए जो है आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़िए एनटीए का। और ये चीज़ नोटिफिकेशन में आपको पहले भी लिख के दे दी थी जब पीजी सीयूईटी के फॉर्म आए हुए थे कि जो एलिजिबिलिटी है आईएमसी के अंदर वो क्या है। देखो, बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि सर मेरे 50% नहीं है ग्रेजुएशन में, क्या मैं आईएमसी में जा सकता हूँ? आराम से जा सकते हो। ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स बने हैं इससे आईएमसी को कोई मतलब नहीं है, बस आपकी ग्रेजुएशन पूरी होगी ये आपको बताना पड़ेगा आईएमसी को एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर एडमिशन के टाइम पर भी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं भी आती है तब भी आप 30 सितंबर 2023 तक, या मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है वो है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से पहले पहले आपको जो है सारी चीज़ें जो है दे देनी होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका लेफ्ट नहीं होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने से पहले, नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते। इस बात का खास ध्यान रखें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका एकेडमिक ईयर थोड़ा सा लेट हो रहा है और सोच रहे हैं कि कर लें, तो जुगाड़ मत बिठाना, कोई भी जो चीज़ हो उसी को ही फॉलो करना। ठीक है, तो ये सबसे पहली एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन होना। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपका एज क्राइटेरिया। ठीक है, देखो जनरल कैटेगरी है अगर आपकी, तो आप अपनी एज काउंट कर लो कि 1 अगस्त को जो है इस साल 2023 में 1 अगस्त को जनरल कैटेगरी वालों की जो एज है वो 25 से प्लस नहीं होनी चाहिए। ओबीसी वालों की इस डेट को 28 से प्लस नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली जो है एक तरीके से SC ST वालों का भी दे रखा है जो कि आपका 30 हो जाता है। एज के हिसाब से भी देख सकते हैं और ईयर के हिसाब से भी निकाल के देख सकते हैं। जो मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया है, आप 25, 28 और 30 के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता देता हूँ कि मान लो कि ये जो ओबीसी वाला है, ठीक है, तो ओबीसी वाले की क्या है 95 है, तो यहाँ पे 2 साल की और यहाँ पे छूट दी है, तो SC ST वालों के लिए 30 ईयर्स। ठीक है, तो जो मैंने आपको ये बताया कि SC ST वाले 30 साल की उम्र तक जा सकते हैं, लेकिन वो उम्र आज की डेट से नहीं बल्कि 1 अगस्त 2023 के हिसाब से निकालना है आपको। ठीक है, इस तारीख तक जो है इससे ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं जा सकते। और कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि सर मेरी उम्र जो है 20 ईयर्स है, मैं 21 नहीं हुआ हूँ, तो ज़रूरी नहीं है। जो हम मिनिमम एज क्राइटेरिया की बात करें तो वो नहीं है आईएमसी में, केवल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया ही आईएमसी में है। ठीक है, और जो रिजर्वेशन सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी में होता है वही सेम जो रिजर्वेशन है आपको आईएमसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ काउंसलिंग की। जैसे ही एनटीए की ओर से आपकी प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की और उसके बाद स्कोर कार्ड आ जाएगा, स्कोर कार्ड आने के बाद सारा डेटा आईएमसी के पास आएगा। आईएमसी काउंसलिंग के फॉर्म ओपन करेगा, आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। काउंसलिंग का फॉर्म भरने के 7 दिन बाद में फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की जो है फीस डिपॉजिट करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कितनी होगी वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, कि कितनी फीस आपको देनी होती है, तो सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है इतनी फीस आपको ईजे के लिए देनी है, ये हिंदी के लिए देनी है, ये आरटीवी के लिए देनी है। ठीक है, सबसे हाई जो फीस है आईएमसी के अंदर वो डिजिटल मीडिया की है, सबसे कम जो फीस है वो ईजे और एचजे की है। ठीक है, ईजे एचजे की जो फीस है सबसे कम रहती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है, और काउंसलिंग के फॉर्म में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको जो मैंने देखा है वैसे लिख के दे देंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एग्जैक्ट फीस निकालनी है, जो ट्यूशन फी है उसका हाफ कीजिए, उसमें लाइब्रेरी फीस जोड़िए और स्टूडेंट वेलफेयर फंड जोड़िए, ये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना है, इतना अमाउंट आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी फीस जो है यहाँ पे दे रखी है। पहले यहाँ पे पूरे साल की टोटल फीस बताई हुई, ध्यान रखना, और नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 50% कर दो ट्यूशन फीस की, उसके अंदर लाइब्रेरी फीस जोड़ दो और वेलफेयर फंड जोड़ दो। यहाँ पे जो 5,000 रुपये की ये जो लाइब्रेरी वाला आपसे ले रहे हैं ये रिफंडेबल होता है। ठीक है, रिफंडेबल कैसे होता है कि आपको खुद जाके लेना है, ऐसे नहीं है कि आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। जैसे ही आपका आईएमसी से पूरा कंप्लीट हो जाए एकेडमिक ईयर, आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना, वहाँ पे एक एनओसी साइन होती है, लाइब्रेरी में वहाँ जमा करवा देना है, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर देना और आपका 5,000 रुपये आपको वापस मिल जाएगा एकेडमिक सेशन पूरा होने के बाद।
ठीक है। तो ये 50% ऐसे करनी है ट्यूशन फीस, उसके अंदर ये जोड़ना है, ये आपकी फ़ीस निकल जाएगी सेमेस्टर फीस, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे देना होगा ये थोड़ा सा आपको काउंसलिंग की प्रोसेस में पता चलेगा। जैसे कि लास्ट ईयर सीट एलोकेशन फ़ीस 20,000 रुपये थी, ठीक है, उससे उसको माइनस करना है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस से, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है वो दे देना है। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर काउंसलिंग की प्रोसेस वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आगे आपको फर्दर बता दूंगा कैसे क्या है, ठीक है। फिलहाल आप ये बेसिक बात समझ लीजिए कि इतना अमाउंट आपको तैयार रखना है जितना मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिफ़ंड वगैरह की, तो रिफ़ंड वगैरह मिल जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो यूजीसी वाला नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे लागू नहीं होता है। इस बात का खास ध्यान रखना रिफ़ंड के मामले में। रिफ़ंड की जो चीज़ें रहेगी वो आईएमसी की अपने ही प्रोसेस रहेगी, जो कि आपको काउंसलिंग वाले नोटिफिकेशन में और अच्छे से आगे जानने को मिलेगी। यहाँ पर फिर भी लिखा हुआ है कि 1000 डिडक्ट होके जो है आपको रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ें यहाँ पर इसको आप स्किप कर दीजिए। आगे काउंसलिंग के फॉर्म जब आप भरोगे उसमें आपको डिटेल में रिफ़ंड का अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, एक पर्टिकुलर डेट भी आपको उस समय दी जाएगी, उसी डेट तक जो है सारा काम होगा, ठीक है। और बहुत से लोग आईएमसी में फ्री सिप के बारे में पूछते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में पूछते हैं, लोन के बारे में पूछते हैं। तो देखो, फ्री सिप तो वो होती है जिसमें आपको फ़ी के टाइम पे छूट दे दी जाए, ठीक है, जो कि बहुत कम ही मिल पाती है, ठीक है। तो फ्री सिप का भी है, लेकिन उतना कुछ खास है नहीं जितना स्कॉलरशिप आपको ज़्यादा अच्छा कहीं ना कहीं हेल्प कर देगी। इनका की भी अपनी स्कॉलरशिप चलती है, वो भी स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करती है, लेकिन ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कुछ नहीं मिलेगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ना तो आपको फ्री सिप मिलेगी, कोई छूट नहीं मिलेगी फीस के अंदर, चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्कॉलरशिप भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह के एग्ज़ाम हो जाने के बाद ही सब कुछ जो है ये बेनिफिट्स फाइनेंशियली मिलते हैं, उससे पहले कुछ नहीं मिलता है। और अभी भी बता दूं आपको, आईएमसी में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप लोन लेके पढ़ लें, तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको एजुकेशनल लोन मिल पाएगा। इसके लिए एजुकेशनल लोन आईएमसी की पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाता है, लेकिन इसके लिए कोशिश जारी है। मैं पिछले 3 सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है एजुकेशनल लोन मिल पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि एसबीआई दे नहीं पा रहा और प्राइवेट वाले बैंक को जो है हायर कर नहीं पा रहे आईएमसी वाले, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट के अपने नॉर्म्स वगैरह हैं कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है एसबीआई से ही काम करवाएगा, एचडीएफसी से नहीं करवा सकता। एचडीएफसी वाले ज़रूर तैयार होंगे, लेकिन एसबीआई तैयार है नहीं। इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनका भला हो नहीं पा रहा, क्योंकि अगर आपको डिजिटल मीडिया में पढ़ना है जिसकी बहुत हाई फीस है, लोन लेके ही मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही, ये जो फैसिलिटी है मिल नहीं पा रही। लेकिन कोशिश जारी है, अगले साल तक ये लगभग 90% तय है कि हो जाएगा, लेकिन इस साल से ये चीज़ नहीं हो पाई है, ठीक है। कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया भाई, ठीक है। लाइब्रेरी के बारे में अच्छी खासी जानकारी दे दी है कि कब खुलती है, कब क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। आईएमसी के पब्लिकेशन के बारे में बताया, फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, जैसे कि 2 ऑडिटोरियम है आईएमसी के अंदर, डीएसएलआर कैमराज भी जो है काफ़ी सारे हैं, सफिशिएंट है कि जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिपार्टमेंट से इश्यू करवा सकते हैं, उसके बाद अपनी शूटिंग करके वापस जमा करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने जो है अपना कैमरा इश्यू करवा के मैं गया था उस समय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहाँ से फ़ोटो शूट की, अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया एक तरीके से, ठीक है, और फिर जाके जो है अपना कैमरा सबमिट कर दिया। तो ये सब जो फैसिलिटीज़ जो है आपको आईएमसी प्रोवाइड करता है। अच्छे से आप डीएसएलआर वगैरह कैमरा का यूज़ कर सकते हो, स्टूडियो में एंकरिंग वगैरह का प्रैक्टिस कर सकते हो, रेडियो में प्रोग्राम जो है कर सकते हो, जो कंप्यूटर लैब्स हैं उसमें आप काम कर सकते हो। आपको असाइनमेंट्स वगैरह बनाने, आपके पास मतलब खुद के पास पीसी नहीं है तो वर्किंग जो आवर्स हैं, जब तक आईएमसी ओपन है तब तक आप उसकी फैसिलिटीज़ भी जो है विथ अप्रूवल या फिर जो भी उस समय कंडीशन रहती है उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का कोई पीसी नहीं होता, तो उसके बाद भी जो है आईएमसी में कोर्स करना पॉसिबल है। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर खरीदना ही पड़ेगा, लैपटॉप खरीदना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना अगर आप कर सकते हैं, अगर आप पीसी ले सकते हैं खुद का तो लीजिए। और आजकल जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे मैक पे आने लगी है। आजकल एडोब प्रीमियर प्रो का क्रेज़ जो है ख़त्म होता जा रहा है, फाइनल कट प्रो पे काम होने लगा है, मैक यूज़ करने लगे, क्योंकि मैक जो है आजकल अफोर्डेबल होने लगे हैं, लाखों रुपए नहीं देने पड़ते।
अंडर 1 लाख रुपीज़ जो है कहीं ना कहीं आपका मेक मनी टाइप की चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो इंडस्ट्री जो है मेक पे शिफ्ट होती जा रही है। अगर आप अभी से ये चीज़ें सीखने लग जाएं, जो कि आईएमसी आपको धीरे धीरे सिखाता है। हालांकि अभी भी जो है आईएमसी की जो लेब है वो पूरी विंडोज़ बेस्ड है। कुछ डिजिटल मीडिया वगैरह के लोगों को जो है उस पर मैक पे काम करना सिखाते हैं, फाइनल कट प्रो वगैरह सिखाते हैं, लेकिन सभी कोर्सेज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाकी जो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कुछ भी पूछने की तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रोस्पेक्टस में आईएमसी के रीजनल कैंपस के बारे में भी जो है अच्छी खासी जानकारी दी गई है कि किस कैंपस में जो है क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। इस पूरे प्रोस्पेक्टस को आप पढ़ के आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसे ढेंकानाल कैंपस है, जम्मू कैंपस है, उस पर मैंने अच्छी खासी वीडियोज़ बना रखी है, उसके लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, वो जाके आप प्लीज़ देखें और देखें कि किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको ढेंकानाल वगैरह में मिलती है। ठीक है, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के बारे में यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्लेसमेंट होगा, लेकिन बहुत अच्छा प्लेसमेंट आईएमसी से होता है। लेकिन प्रोस्पेक्टस में फॉर डॉक्यूमेंटेशन लिख के दिया है ताकि आप ये क्लेम ना कर दो कल को कि हम तो आईएमसी प्लेसमेंट के लिए आए थे, आप करवा नहीं रहे हैं। तो भाई साहब, आप जो जेएनयू की गलियों का चक्कर काट रहे थे, ठीक है, उससे प्लेसमेंट नहीं मिलता है ना। आप लैब में बैठ के खुद सीखते, काम करते, काम करके दिखाते, प्रेजेंट करते अपने पास। देखो, आईएमसी हो चाहे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, उसका सबसे मेन काम है कि आपको कंपनी से मिलवाए। उसके बाद कंपनीज आपको रिजेक्ट कर रही है तो उसमें आईएमसी की या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की गलती नहीं होती, आपकी अपनी गलती है। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको अपने दम पे सब कुछ करना है। आईएमसी वगैरह जो है एक तरीके से मीडियम है। ठीक है, कि आपको तैयार कर देते हैं इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्री से आपको मिलवा देते हैं। उसके बाद आप जाने, इंडस्ट्री जाने, जो भी नाम रोशन करना है वो आपको करना है। ठीक है, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर अटेंडेंस वगैरह का क्या रहता है। 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, नहीं होगी, इसको ढीले तरीके से लोगे तो सेमेस्टर एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हम इसके साथ साथ में दूसरे कोर्सेज भी कर लें, ना तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, ना कोई दूसरा कोर्स कर सकते हो। यूजीसी के नॉर्म्स लागू नहीं होते हैं आईएमसी पे। आईएमसी अगर चाहे तो यूज़ कर सकता है कुछ चीज़ें, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह के ऊपर जो चीज़ें हैं, तो उसमें जो है यूजीसी की गाइडलाइन को वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, लेकिन यूजीसी के जो नोटिफिकेशंस हैं लागू नहीं होते, क्योंकि आईएमसी एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर द I&B मिनिस्ट्री। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखें। ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशंस में, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में वही बैठ सकता है जिसकी 75% अटेंडेंस कंप्लीट होगी, जिसकी फ़ीस सबमिट होगी। अगर किसी की फ़ीस बाकी रह जाती है तो एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी होते हैं ना, वो आईएमसी में फिर 1 साल बाद होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस साल पढ़ाई की, अब मैं फ़ेल हो गया, तो अगले साल जो है एग्ज़ाम होंगे, तब जाके मौका मिलेगा कि अपना सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देके डिग्री हासिल कर लूँ। तो बिल्कुल भी यहाँ पे लापरवाही नहीं चलती है। अगर आपने लापरवाही की तो दिक्कत हो सकती है। आइडेंटिटी कार्ड भी जो है आपको देता है आईएमसी, अच्छा खासा बढ़िया, जिसमें भारत सरकार नाम भी लिखा होता है, तो बढ़िया वाइब आती है। अरे वाह, मज़ा आ गया। किसी को स्टेटस लगा के दिखाओगे तो भी मज़ा आएगा। ठीक है, जो कि आपको किसी और इंस्टीट्यूट में उस तरह की वाइब देखने को नहीं मिलेगी जो आईएमसी के आईडी कार्ड में है। ठीक है, गुम हो गया तो 100 रुपये देने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। इस बार जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, कोड ऑफ कंडक्ट आपको जो है साइन करके देना पड़ेगा। पहले केवल पढ़ लेने से काम चल जाता था, लेकिन इस बार जो है आपको साइन करके देना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन क्या है। फिलहाल संजय द्विवेदी सर जो है रिटायर हो चुके हैं, जिस दिन मैं आज वीडियो बना रहा हूँ सर जो है रिटायर हो चुके हैं। अब डीजी नए आएंगे, जल्दी आपको नाम पता चल जाएगा कि कौन है। कॉन्टैक्ट वगैरह भी दे रखे हैं, हर कैंपस का कॉन्टैक्ट दे रखा है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये है कोड ऑफ कंडक्ट जो पहले आपको पढ़ना है। जो पढ़ने वाला कोड ऑफ कंडक्ट है वो 33 पॉइंट्स का अलग से है। ठीक है, जिसमें ये सब बेसिक यही लिखा हुआ है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब अलाउ नहीं है। ठीक है, हथियार वगैरह नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर हॉस्टल की अगर हम पढ़ें तो हॉस्टल में रूम के अंदर खाना नहीं पका सकते हैं। ठीक है, जो टाइम होगा मेस का उसी टाइम पे खाना खाना है, तरीके से रहना है, हो हल्ला नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है, उसको फॉलो भी करना है। अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो प्रोफेसर भी रिकग्नाइज करते हैं, उनकी नज़र में आप पॉजिटिव
प्रोफाइल के रहते हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बाकी मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकते हैं, तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, और एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि आप ट्रेनी जर्नलिस्ट बन जाते हो तो एक अंदर से होता है कि नहीं, यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वो तरीका अपनाना है तब भी आप अपना सकते हो, लेकिन उसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, तरीका होता है। उस तरीके से अगर आप इंस्टीट्यूट में रहोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमेशा पूरी हुई है। जैसे अगर बॉयज़ हॉस्टल में मेरे टाइम पे कहा गया था कि वॉशिंग मशीन नहीं है, ठीक है, तो ला दी गई। ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी काफ़ी मैंने आईएमसी के दौरान देखी, तो पता चला कि आराम से होती है। अगर आपकी बुक्स हैं, अगर नहीं है अवेलेबल, लिख के दिया, 2 महीने बाद आई, लेकिन आई। कैमरास के बारे में बात चली और उसी साल के एंड में, हमारे जाने के बाद में कैमरा आए, लेकिन आए। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो उसको उसी तरीके से अगर आप लेंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। तो इस साल कोड ऑफ कंडक्ट देखो साइन हो रहा है, एफिडेविट साइन हो रहे हैं, तो आप उस तरीके से जो है करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ में लाइब्रेरी का कोड ऑफ कंडक्ट जो है अलग से दिया हुआ है, जिसमें पहले तो वर्किंग आवर्स लिखे हैं कि कब कब जो है वर्क करेगी लाइब्रेरी। ठीक है, रीडिंग रूम थोड़ा सा लाइब्रेरी में एंटर करने से पहले ही आपको मिल जाता है, तो वो थोड़ा पहले खुल जाएगा और थोड़े देर बाद तक भी जो है ओपन रहेगा, जिसमें आप न्यूज़पेपर्स वगैरह अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो लाइब्रेरी के बारे में भी ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी चाहिए। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ें। ठीक है, लाइब्रेरी में आपको 2 कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि एक टाइम पे आप 2 बुक्स इशू करवा सकते हो 7 डेज़ के लिए। अगर आपने 7 डेज से ज़्यादा रखनी है तो रिन्यू करवा के रख लो, नहीं तो 2 रुपये पर दिन के हिसाब से जो है आपको चार्ज भरना होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट 7 दिन के लिए जो है लोन ले सकता है, लोन इन द सेंस कि बुक को इशू करवा सकता है। उसके बाद अगर वो रिन्यू नहीं करवाता है तो फिर 2 रुपये पर दिन के हिसाब से उसको देने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पहले से ये आपको जो है अंडरटेकिंग साइन करनी है। ठीक है, इस अंडरटेकिंग को साइन करने के बाद में क्या करना है कि एक हॉस्टल अगर ले रहे हो तो उसका भी करना, नहीं ले रहे हो तो उसका नहीं करना। उसके बाद में ये करना होगा कि एक आपको ये उसी का हिस्सा है पूरा, है ना, अंडरटेकिंग का हिस्सा है। उसके बाद आपको ये करना होगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इस साल से देना है, जो अब तक नहीं दिया जाता था। अगर आपका यूनिवर्सिटी से मिला हुआ है तो वो जमा कर देना, नहीं मिला हुआ तो ये साइन करवा के यूनिवर्सिटी से लाना पड़ेगा। ठीक है, और ये है 100 रुपये के स्टाम्प के साथ में आपको जो है इस बार देना पड़ेगा। ठीक है, जिसे इंडेमनिटी बॉन्ड इन द सेंस कि अगर आपको कहीं कुछ हो जाता है कैंपस के टाइम पे, अगर आप कहीं ट्रेवल पे गए हुए थे, कुछ हो गया, या फिर आईएमसी का खर्चा लग जाता है आपके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ, तो फिर उसके रिगार्डिंग जो है इंडेमनिटी बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर वो भी आपको 100 रुपये के स्टाम्प के साथ में देना है। 2 तरह के एंटी रैगिंग आपके हैं। ठीक है, एक आप खुद दोगे, एक आपके पेरेंट्स देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है खुद वाला है और दूसरा आपको जो है पेरेंट्स वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए, 2 एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट्स हैं या एफिडेविट्स हैं, एक पेरेंट वाला, एक स्टूडेंट वाला, एक आपका ये इंडेमनिटी बॉन्ड जो कि 100 रुपये के स्टाम्प के साथ होगा, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये पूरा कोर्स का मतलब, ठीक है, पूरे कोर्स का आपको देना है कि ये अंडरटेकिंग है, मैं इस कोर्स में एडमिशन ले रहा हूँ, पूरे कोड ऑफ कंडक्ट का पूरा जो है पालन करूँगा, वो सब। ठीक है, और हॉस्टल का अगर है तो हॉस्टल का भी देना है। ठीक है, और उससे पहले लाइब्रेरी वाला अलग से देना है। तो ये सारे एफिडेविट्स, ये अंडरटेकिंग जो है आपको साइन करके देने होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अभी कुछ नहीं करना है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा काउंसलिंग की प्रोसेस में, मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद ये सब कुछ करना होगा। जब आपका एडमिशन एकदम फिक्स हो चुका है, आप फीस डिपॉजिट कर चुके हैं, उसके बाद की ये सब जो है एफिडेविट और अंडरटेकिंग वाली प्रोसेस है, उससे पहले ये सब कुछ भी नहीं है। लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ। देखो, एडमिशन जो है लास्ट ईयर के जैसे ही हो रहा है, काउंसलिंग की प्रोसेस जो है आपको जल्दी पता चल जाएगी। ठीक है, लास्ट ईयर वाली है, लास्ट ईयर के अगर यूट्यूब वीडियो भी देख लोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, सेम एज लास्ट ईयर की काउंसलिंग प्रोसेस इस साल रहने वाली है। फिलहाल देखो रिजल्ट आता है CUET का, तब जाके बात बनेगी, स्कोर कार्ड आने के बाद ही कुछ प्रोसेस स्टार्ट होगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।